नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों राजनीतिक तापमान खासा बढ़ा हुआ है और उसकी बड़ी वजह तो यही है कि 2024 अब ज़्यादा दूर है नहीं। इसी दरमियान अगर आप देखें तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनका बंगला चला जाता है। एक माहौल तो बनता ही है लोकसभा चुनाव के नज़रिए से। और फिर अभी 6 राज्यों में चुनाव भी होने हैं, 3 में हो चुके हैं। लेकिन इसी दरमियान ये जो कर्नाटक के चुनाव की घोषणा होती है, ये दरअसल बहुत कुछ तय भी करेगी और ये बहुत मायने भी रखती है उस लिहाज से कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा रही, इसका कितना असर पड़ा। और ये एक तरीके से कांग्रेस का लिटमस टेस्ट भी होगा और भाजपा का भी, चूंकि भाजपा वहाँ सत्ता में है और उसकी ये कोशिश है कि वहाँ पर वो दोबारा लौट कर आए। और वो दरअसल कर्नाटक जो है वो महत्वपूर्ण भी बहुत है, क्योंकि वो सिर्फ कर्नाटक नहीं या सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, असल में वो दक्षिण में किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनके लिए एक माहौल बनाने का काम करेगा। वहाँ जो भी सरकार बना पाएगा, क्योंकि वहाँ सरकार बनना मतलब 130 लोकसभा सीटें जो दक्षिण से हैं उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और एक तरह से मोमेंटम बनेगा कि नहीं नहीं अब ये जीते हैं, तो एक परसेप्शन भी बनता है कि नहीं साहब अब ये पार्टी मजबूत हो रही है या इसका इमरजेंस हो रहा है। या फिर अगर भाजपा लौट कर आती तो होगा नहीं नहीं भाजपा बड़ा अच्छा काम कर रही है। एक और दूसरा, जो राहुल गांधी की अपनी लीडरशिप है जो अभी तक कटघरे में ही खड़ी है, भले ही उनको नायक बनाने की कवायद चल रही हो लेकिन बन तो नहीं पाए हैं। ये जो कर्नाटक का चुनाव रहेगा उसके नतीजे और उस भारत जोड़ो यात्रा का वहां पड़ाव, इन तमाम चीजों को डिफाइन करेगा। तो इस लिहाज से आप देखें तो बड़ी हलचल है इन दिनों। मगर ये जो 2024 की तैयारी है, उस 2024 की तैयारी में बड़ा झटका लगा है उन लोगों को जो इस संभावना को देख रहे हैं और इस आशा में लगे हुए हैं कि 2024 में वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा से पार पा लेंगे। सवाल यह है कि अभी तो मार्च गया नहीं, अप्रैल आया नहीं, कर्नाटक चुनाव के नतीजे भी अभी नहीं आए, तो फिर ये सब कैसे कहा जा रहा है कि 2024 जो है वो विपक्ष के लिए बड़ी सुनहरी तस्वीर नहीं उकेर रहा है। तो उसमें दरअसल 2-3 चीजें एकदम दिखाई दे रही। एक तो वो सर्वे है जिसने सनसनी फैला दी, और वो ऐसा नहीं कि वो सर्वे जो है वो देश भर का है, वो दरअसल सर्वे उस राज्य का है जो राज्य सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देता है। और दूसरा, राज्य का सर्वे तो नहीं है लेकिन जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम है वो राजनीतिक घटनाक्रम भी विपक्ष के लिए बहुत बेहतर संकेत तो नहीं दे रहा है। और वो जो राज्य है वो देश में दूसरे नंबर पर है जो सबसे ज्यादा, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती है। पहले हम उत्तर प्रदेश में जो सर्वे हुआ उस पर बात करते हैं और फिर आते हैं महाराष्ट्र पे, और उसके अलावा जो और 2-3 घटनाएं हैं उस पर बात करेंगे कि कैसे 2024 के लिहाज से विपक्ष को तगड़ा झटका लग गया है। उत्तर प्रदेश को लेकर जो सर्वे किया गया है, एबीपी न्यूज ने उसे दिखाया, उसमें आप देखिए समाजवादी पार्टी, बसपा, ये लोग तो कहीं टिक ही नहीं रही है, कांग्रेस को क्या ही कहा जाए। अभी भी 64 से 73 सीट के बीच बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा पाने जा रही है, ऐसा सर्वे कह रहा है आज के समय में। और आज का समय तब है जब अभी चुनाव को लेकर कोई मोमेंटम नहीं बना है। जब दिसंबर में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तब किस तरह का माहौल रहेगा उत्तर प्रदेश में, उसकी आप महज कल्पना करिए। तब क्या ये 64 से 73 रहेगा या 75 तक पहुंच जाएगी भाजपा, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन हम अभी दिसंबर और जनवरी की बात को अलग कर दें, अभी जो चीजें दिख रही हैं उसमें उत्तर प्रदेश में विपक्ष कहीं दाल गलती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में जब दिल्ली की कुर्सी के लिए उत्तर प्रदेश का पाया मजबूत होना जरूरी है, वहां विपक्ष अपने आप को पंगु पाता है। ये तो नहीं लगता है कि नहीं कोई विपक्ष के लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है। दूसरा, महाराष्ट्र। अब आप देखिए यहां अभी भी भाजपा 64 से 73 पे। महाराष्ट्र में क्या हुआ है? महाराष्ट्र में तो आप ये कहिए कि महागठबंधन या आप कहें कि महाविकास आघाड़ी वो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठी है।
जिस तरीके से राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर बयान दे रहे हैं, पहली बार उन्होंने दिया जब वो भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची तब, दूसरी बार फिर अभी आपने जो 25 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी, उसमें उन्होंने कह दिया कि साहब मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। अब ये जो स्थिति है, ये दरअसल राहुल गांधी किस तरीके से देखते हैं वो तो अलग मसला है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा भारी सरदर्द है राहुल गांधी का ये बोलना, चूंकि उसके बाद वहां पर इनके लिए कोई जगह बचेगी नहीं। वो जो सारा स्पेस है वो भाजपा के पाले में जाएगा। और यही वजह है कि जो डिनर पार्टी हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ, वहां शरद पवार ने बाकायदे कहा भी कि अब सावरकर पर तो चुप ही रहो, लेकिन राहुल गांधी का अपना कोकून है और उस कोकून के लिहाज से वो निर्णय वगैरह लेते हैं, तो लगता नहीं है कि वो सावरकर पर चुप रहेंगे। और अगर मान लीजिए चुप रहेंगे भी तो भाजपा आप कहें कि वो तो 24/7 राजनीति करती है, तो वो जिस तरह की उसकी सियासत है उसमें महाराष्ट्र में ये पार पाएंगे, ये कह पाना जो है बड़ा मुश्किल है। और अगर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को आप जोड़ लें तो 128 सीटें आती हैं, और इन 128 सीटों में विपक्ष के लिए कितनी बचेंगी, 8-10 सीटें मिल जाए मुझे लगता है बहुत है, जो फिलहाल सिनेरियो है। तो आप इन दो से साफ ही रहेंगे तो 2024 में आपके लिए क्या रहेगा, ये विपक्ष को एक बार मंथन करना होगा। ये दो तो एक हुआ। तीसरी चीज आप देखिए कि राहुल गांधी की सदस्यता गई है, और सदस्यता गई तो वहां उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया, उन्होंने कहा माफी नहीं मांगेंगे। अच्छा, इसके जरिए एक नैरेटिव सेट करने में कांग्रेस लगी हुई है, मगर उसके बरक्स भाई भाजपा तो आपसे 4 कदम आगे चलती है। उसने इस मसले को एक अलग रंग ढंग दे दिया, और वो रंग है ओबीसी का। और आप ये ख्याल रखिए कि पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक इस समाज की बड़ी भारी भूमिका है सरकार बनवाने में और सरकार गिराने में। उस समाज को लेकर अगर एक नैरेटिव गढ़ रही है भाजपा, जो राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है, तो जाहिर तौर पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि वो समूचा विपक्ष जो आप ये कहें सामाजिक न्याय की बात करता है, वो कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं हो सकता। अगर वो खड़ा हो जाएगा तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है कांग्रेस के साथ, जिस तरीके से भाजपा इस मसले को बढ़ा रही है कि राहुल गांधी चाहते तो माफी मांग लेते, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। और दरअसल वो जो है वो इंटेंशनली एक तरह से कहें कि इस समाज का इस समाज के साथ आप कहिए कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं। एक दूसरा, अभी आप देखिए कि एक चीज और, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, और खास तौर से उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर जो वो बोल रहे हैं, वो भी आप मान के चलिए कि बैकफायर करेगा। और वो इतना बैकफायर करेगा कि जिसकी कल्पना संभवतः अरविंद केजरीवाल को है नहीं, क्योंकि अगर होती तो मुझे नहीं लगता वो इस तरह का बढ़ बढ़ के और उछल उछल के बोलते। तो और अभी देखिए, अभी वो भी जो है गठबंधन का हिस्सा है। तो एक तो नरेंद्र मोदी पर निजी हमला, और जिसमें आप ये कहें कांग्रेस भी पीछे नहीं रहती है। दो बातें ये, तीसरी जो बात दिखाई दे रही है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को लेकर जो पीएम का कल भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि 22,000 करोड़ रुपए यूपीए के टाइम में चले गए थे, उसे एनडीए 20,000 करोड़ रुपए एनडीए के टाइम में वापस आ गए। जो लोग बैंक वैंक लेकर भागे थे सब रिकवरी हुई है। तो अब ये कौन जो 20,000 करोड़ रुपए तो वापस आ गए। एक दूसरा, ईडी की जो कार्रवाई है उसके जरिए जो रिकवरी है वो भी लाखों करोड़ों में, माने लाखों आप कहें कि करोड़ में। तो ऐसी स्थिति में ये जो लोग सो रहे थे, इसलिए चूंकि सब एक साथ इकट्ठा हो गए थे, तो ईडी और सीबीआई अपना काम करती नहीं थी, वो बैठी रहती थी कि साहब कैसे जाएं। लेकिन अब वो सब उन लोगों को खुली छूट है कि भ्रष्टाचार पर आप सीधे कार्रवाई करें। तो इस तरीके से ये जो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है वह भी एक बड़ा मुद्दा है। और ये 3-4 मसले मिलकर विपक्ष के लिए नासूर बन रहे हैं। अब ये भले सोच रहे हो कि हम इकट्ठा हो जाएंगे और 60% हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री तो कह ही रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं।
और दरअसल ये जो बात है ये अपील करती है, चूंकि अभी भी प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो 60% के आसपास है, और ऐसी स्थिति में वो जो कहते हैं उसका असर बहुत ज्यादा होता है। और दरअसल सिर्फ कहना ही क्या, वो तो दिखा भी रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। इस कारण से हो क्या रहा है कि 2024 की जो तैयारी चल रही है विपक्ष की, कि उनके पास 37% वोट है, हमारे पास 63% वोट है, हमको लगता है कि इस प्रतिशत में ही औंधे मुंह गिर जाएगा विपक्ष। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो जरूर आप साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए भी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप सक्षम हैं तो मतांतर की आर्थिक मदद भी कीजिए।